Hello students, welcome to Shri Karni Academy. Here I am Deepika Jain standing in front of you as your accounting educator. आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बाद में यानी कि साझेदारी व्यवसाय का लेखांकन को समझने के बाद में एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमारे सामने आता है, वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, नए साझेदार का प्रवेश। अगर हम हमारे साझेदारी व्यवसाय में किसी नए साझेदार यानी किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं, प्रवेश देना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, वो कौन कौन सी नियम और शर्तें होंगी जिनके आधार पर हम किसी नए साझेदार को व्यवसाय में प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन कौन से स्पेशल पॉइंट्स हैं जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को कैलकुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, या हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जब दो पार्टनर्स ने या तीन पार्टनर्स ने या पुराने पार्टनर्स ने किसी व्यवसाय या किसी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर लिया है, तो अब मैं किसी न्यू पार्टनर को एडमिट क्यों करूं, वाई वी नीड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्यों हम किसी नए साझेदार का प्रवेश अपने व्यवसाय में चाहते हैं। तो व्हेन अ फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल और द मैनेजरियल हेल्प or both for the expansion of this business, and a new partners may be admitted to a supplement its existing resources। इसका मतलब जब कोई फर्म किसी अतिरिक्त पूंजी या प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता है उसको, एडिशनल कैपिटल या मैनेजरियल हेल्प, या वो अपने व्यवसाय का क्या करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, या अपने मौजूदा संसाधनों के पूरक के लिए एक नए भागीदार के रूप में भर्ती किया जा सकता है। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर या कोई पार्टनरशिप बिजनेस को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या वो मैनेजरियल हेल्प चाहती है, या वो ये दोनों पॉइंट चाहिए उसको, कि वो चाहती है कि उसकी कैपिटल बढ़ जाए, उसको मैनेजरियल हेल्प में मिल जाए, या वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस एक्सपेंड हो जाए, तो वो नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं। तो हम नए पार्टनर को बिजनेस में क्यों लेकर आते हैं, तो हम नए पार्टनर को बिजनेस में लाते हैं या तो हमें एडिशनल कैपिटल मिल रही है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एडिशनल कैपिटल की या मैनेजरियल हेल्प की। तो ऐसे टाइम पे हम किसी पार्टनर को बिजनेस के अंदर एंट्री दे सकते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या नए साझेदार को व्यवसाय में लेकर आते हैं। अगर हम किसी भी पार्टनर को बिजनेस में लेके आते हैं, तो हमारे पास में क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, हमें हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे ही आपके बिजनेस में कोई नया पार्टनर एंटर करता है, सबसे पहली जो बात होगी वो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपका नया लाभदायकता अनुपात क्या होगा, आप किस तरीके से लाभ और हानि को आपस में बांटेंगे। उदाहरण के लिए फॉर द एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स थे पहले ए और बी, जो आपस में लाभों को 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। नया पार्टनर आ जाता है बिजनेस में सी, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए, बी और सी ये तीनों आपस में प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटेंगे। तो हमारा नया लाभदायकता अनुपात क्या होगा, क्या ये लाभों को बराबर बांटेंगे 1:1, या
2:1 किस आधार पर बांटेंगे? तो इन्हें सबसे पहले एक चीज डिसाइड करनी होगी, वो है न्यू प्रॉफिट रेशियो। सेकंड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हिंदी में कहा जाता है त्याग का अनुपात। सैक्रिफाइस क्यों? क्या त्याग कर रहे हैं पार्टनर्स? क्यों हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं? Why it's called sacrificing ratio? जब भी किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाता है या पार्टनरशिप में इंक्लूड किया जाता है, तो पुराने साझेदारों का लाभ पहले की तुलना में कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। एट दैट टाइम वो लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे कम हो जाएगा? अभी हाल मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितने पार्टनर्स थे? 2 पार्टनर्स थे जो लाभों को किस अनुपात में बांट रहे थे? वो लाभों को बराबर बांटते थे, 1:1। यानी अगर प्रॉफिट हो गया बिजनेस में 50,000 रुपीज का, तो ए को कितना मिल जाता? 25,000 और बी को कितना मिल जाएगा? 25,000 रुपीज का। अगर नया पार्टनर सी आ गया बिजनेस में, तो अब इस 50,000 को किस रेशियो में बांटो? अब 50,000 रुपीज 3 लोगों में बटेगा। किस किस में बढ़ जाएगा? ए को तो मिल ही रहा था, बी को भी मिल रहा था, अब किसको मिलेगा? सी को भी। यानी कि अब 50,000 के कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े होंगे। तो इस तरीके से इनके लाभों में क्या आती है? कमी आती है। जहां किसी चीज के 2 टुकड़े हो रहे थे, यानी कि 2 लोगों के अंदर बांटा जा रहा था, अब ये 3 लोगों में बांटा जाएगा। तो ए और बी के लाभ में तुलनात्मक रूप से क्या आती है? कमी आती है। इसीलिए हम क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये कैलकुलेट करने के लिए कि ए और बी में कंपैरेटिवली कितनी कमी आई है, कि उनके लाभों को कितना कम होगा। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन। गुडविल को हिंदी में कहा जाता है ख्याति। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम किस तरीके से करते हैं, या हम ख्याति क्या होती है, ख्याति का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कभी पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा, हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट्स करते हैं। ऑल द लायबिलिटीज एंड एसेट्स आर रिवैल्यूएट। रिवैल्यूएशन का मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर वी वांट टू चेक या रिवैल्यूड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की करंट वैल्यू देखना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व। जो पुराने रिजर्व्स हैं, जो एक्यूमुलेटेड यानी कि ओल्ड रिजर्व आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो पीएनएल हो, या कैपिटल रिजर्व या एनी अदर रिजर्व्स, उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। क्यों? इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? बिकॉज ये कैसे प्रॉफिट है? ओल्ड प्रॉफिट, जो किसने मिलकर कमाए थे? ओल्ड पार्टनर ने। तो इन पर राइट्स भी किसका होगा? ओल्ड पार्टनर का। इसीलिए किसी नए पार्टनर को बिजनेस में लाने से पहले ओल्ड प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में लेके चले जाते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो नेसेसरी आपको चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस हम यहाँ पर चेक करते हैं।
तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन सब पॉइंट में से आज जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि गुडविल क्या है, हम गुडविल को क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या गुडविल किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ख्याति जिसको हम कहते हैं, ख्याति क्या है? एक अकृत्रिम संपत्ति है। ख्याति को क्या कहा जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स, अकृत्रिम संपत्ति। व्हाई इट्स कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स? क्वेश्चन सबसे पहला तो यही माइंड में आना चाहिए कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको हम फिजिकली देख या छू सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिनको हम फिजिकली देख या छू नहीं सकते हैं। मूर्त और अमूर्त संपत्तियां, जिनको हम देख या छू सकते हैं मूर्त संपत्ति, जिसको हम देख या छू नहीं सकते हैं वो अमूर्त संपत्तियां। तो ख्याति क्या होती है? अमूर्त संपत्ति होती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। Goodwill is recorded in a situation in a business. The purchase price is higher than the sum of the fair value of assets. Goodwill क्या होती है? Goodwill क्रय मूल्य की अधिकता है उसकी संपत्तियों की राशि से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैम, कुछ नहीं समझ में आया। किस पर क्या हायर देन है और क्यों है? तो बहुत सिंपल सी चीज कि जो गुडविल है वो परचेज प्राइस और टोटल एसेट्स के मिड का क्या है? डिफरेंस है। कि हमने किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए का पेमेंट किया, हमने किसी बिजनेस को कितने रुपीस में परचेज किया? 10 लाख रुपीस में, जबकि उस बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने रुपीस की थी? 7 लाख रुपीस की। यानी जो एसेट्स हमें मिली फिजिकली देखने पर वो एसेट्स कितने रुपीस की थी? 7 लाख रुपीस की। तो हमने उसको फिर भी 3 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे किए। क्यों हमने उसको ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए? तो ये जो 3 लाख रुपए हमने उसको एक्स्ट्रा दिए हैं, ये हमने उसको उसकी गुडविल यानी कि मार्केट रेप्यूटेशन के दिए, कि मार्केट के अंदर उसकी रेप्यूटेशन कैसी है। अगर हम उसको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में उसकी रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है उस बिजनेस की, उसकी ब्रांड का नेम बहुत ज़्यादा क्या है? पॉपुलर है, कि इजीली ये गुड्स मार्केट में क्या होगा? सोल्ड हो जाएगा। तो गुडविल इज रिकॉर्डेड इन अ सिचुएशन इन विच द परचेज प्राइस इज हायर देन द सम ऑफ देयर फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एंड द वैल्यू ऑफ कंपनीज ब्रांड। गुडविल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? यानी हम गुडविल के नाम पे किन किन अमाउंट का पे करते हैं? ब्रांड का नेम। हम बहुत बार कहते हैं ना, हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, आज मैंने रेमंड का कपड़ा पहना है, मेरे घर पे एलजी का फ्रिज है, सोनी का टीवी है। ये सब क्या है? ब्रांड के नेम है, जिनको किसी पहचान या आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कस्टमर ऑलरेडी इन पर क्या करता है? ट्रस्ट करता है और बहुत इजीली ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए रेडी रहता है, परचेज करने के लिए रेडी रहता है। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है, कि मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की रेप्यूटेशंस बहुत अच्छी है। द सॉलिड कस्टमर बेसिस, अ गुड कस्टमर रिलेशनशिप, ऐसे लोगों का कस्टमरों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड हैं कि ये डॉक्टर मेरा बहुत अच्छे से इलाज करता है,
तो आप हर बार उसी डॉक्टर के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस डॉक्टर पे ट्रस्ट है, उसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। गुड एम्प्लॉय रिलेशन एंड एनी पेटेंट्स और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ गुडविल। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं? गुडविल यानी कि ख्याति के। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुडविल? कि हम गुडविल को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, तो ये तो हमें पता चल गया कि गुडविल इज अ इंटैंजिबल एसेट्स। गुडविल एक अकृत्रिम संपत्ति है। ख्याति क्या है? एक अकृत्रिम संपत्ति है। तो हम गुडविल को डिफाइन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। द गुडविल कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म anticipated the excess earning or as the capitalized value attached to the differential profit capacity of a business। कि ख्याति किसी भी व्यवसाय का वो प्रेजेंट मूल्य यानी कि वह वर्तमान मूल्य है जो उसकी अर्निंग से ज्यादा है, यानी जो भी आपकी एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग है। आपने ये सोचा था कि इस साल आप 10 लाख रुपए का व्यवसाय कर लेंगे, जबकि आपने किया कितने रुपए का? 12 लाख रुपए का। तो आपकी एंटिसिपेट अर्निंग से आप जितना एक्सेस अर्न करते हो वो गुडविल है। मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है? गुडविल। बिग बाजार, बिग बाजार के प्रोडक्ट उसके नाम से ही सोल्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसका नेम बहुत ज़्यादा है। अगर आज मैं बिग बाजार के नेम को लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? बिग बाजार। वहाँ कस्टमर ये देखने नहीं आ रहा है कि उस बिजनेस का ओनर कौन है, वहाँ पर वो किसके नाम से आ रहा है? बिग बाजार के नेम से। बिग बाजार की मार्केट गुडविल और रेपुटेशन के नाम पर। तो गुडविल की डेफिनेशन भी यही है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एंटिसिपेटेड द एक्सेस अर्निंग्स एज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू अटैच्ड टू द डिफरेंशियल प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। दैट मीन्स द फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग इज नोन एज गुडविल। कि हम फ्यूचर में जितना एक्सेस अर्न करेंगे वो क्या कहलाता है? गुडविल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैम गुडविल कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? हाउ वी कैलकुलेट अ गुडविल, या व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग गुडविल? वो कौन कौन से तत्व हैं जो ख्याति को प्रभावित करते हैं, यानी कि ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। या कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी गुडविल या तो बहुत हाई हो सकती है या बहुत लो हो सकती है। तो गुडविल को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्पाद की गुणवत्ता। एक प्रोडक्ट मार्केट में तभी सोल्ड होता है जब वो अच्छी क्वालिटी का होता है। कोई भी प्रोडक्ट लो क्वालिटी के साथ मार्केट में सोल्ड नहीं हो सकता। अगर वो सोल्ड हो भी जाता है, अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो मार्केट में सोल्ड हो रहा है तो वो वन टाइम ही सोल्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज प्रोडक्ट, मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट सोल्ड तो होते हैं बट उनकी गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं है, बिकॉज सबको पता है चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। एक बार खराब होने के बाद में उनकी रिपेयरिंग या तो बहुत मुश्किल होती है या वो रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं। कंपैरिजन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, अगर हम किसी
इंडियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उनकी क्वालिटी चाइनीज प्रोडक्ट के कंपैरिजन में मच बेटर होती है। तो मार्केट में उसी प्रोडक्ट की गुडविल ज़्यादा होगी जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो प्रोडक्ट है पी और क्यू। पी 5 रुपीज़ का है और क्यू 10 रुपीज़ का है। पी की क्वालिटी की गारंटी है, पी की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। ये चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, जबकि क्यू ये गारंटी ले रहा है कि कम से कम उसकी जो प्रोडक्ट है वो 2 इयर्स तक एज इट इज चलेगा। उसको अपनी क्वालिटी पर इतना क्या है, विश्वास है, ट्रस्ट है। तो ऐसे टाइम पे मार्केट में गुडविल किसकी होगी? क्यू की बहुत ज़्यादा होगी। आज सैमसंग, एप्पल के आईफोन्स क्यों सोल्ड होते हैं? क्योंकि मार्केट में उसकी क्वालिटी के नाम पर वो सोल्ड हो रहे हैं, अदर देन द चाइनीज मोबाइल्स। क्यों? क्योंकि चाइनीज मोबाइल में आपको क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। तो गुडविल सबसे ज़्यादा रेफर्ड होती है उत्पाद की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। कस्टमर जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होगा, मार्केट में आपकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड है लोकेशन यानी कि स्थान। यदि आपका बिजनेस मार्केट में ऐसी कंडीशन पर, ऐसी लोकेशन पर है जहां पर कस्टमर इजीली पहुंच सकते हैं, जो कस्टमर के लिए इजीली रीचेबल है, तो वहां पर गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी अगर आप अपना व्यवसाय किसी ऐसे प्लेस पर करते हो जहां पर कस्टमर्स इजीली पहुंच सकते हैं, तो उस प्लेस की गुडविल क्या होगी? बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि वो सारे कस्टमर के पहुंच में है, हर एक व्यक्ति वहां पर जा सकता है। तो ऐसे टाइम पे गुडविल उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो गुडविल इज डिपेंड ऑन द लोकेशन। इफ द लोकेशन इज रीचेबल बाय द कस्टमर्स, द गुडविल इज वेरी हाई। कि जब कस्टमर्स किसी स्थान पर बहुत इजीली जा सकते हैं और वहाँ इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं यानी कि ट्रेडिंग हो सकती है, तो उस प्लेस की गुडविल बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट कंडीशंस, बाजार की परिस्थितियाँ। बाजार की स्थिति, अगर गुडविल की मार्केट कंडीशन बेटर है तो गुडविल ज़्यादा होगी। यानी अगर गुडविल आपके जो भी प्रोडक्ट है उसकी गुडविल के अकॉर्डिंग मार्केट कंडीशन बेस्ट है। एग्जाम्पल, अब कौन से के लिए मार्केट कंडीशन बेस्ट होंगी? समर यानी कि गर्मियों में अगर आप आइसक्रीम की शॉप लगाते हो, किसकी शॉप लगा रहे हो आप? आइसक्रीम की। तो मार्केट में आपकी आइसक्रीम डेफिनेटली सोल्ड होगी, क्योंकि समर में लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, गर्मियों में लोगों को आइसक्रीम पसंद होती है। तो मार्केट कंडीशन आपके फेवर में है। तो ऐसे टाइम पे गुडविल आपकी क्या होगी? ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली विंटर। विंटर में आपकी आइसक्रीम कोई नहीं खाएगा, क्योंकि तब मार्केट कंडीशन आपके फेवर में नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपकी गुडविल कम हो जाएगी। तो गुडविल को अफेक्ट करता है बाजार की स्थिति या मार्केट कंडीशन। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की कुशलता। हमारे प्रबंधक जितने अच्छे से कार्य करते हैं,
जितना ही अच्छे से वो लोग डिसीजंस लेते हैं उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी बढ़ती है गुडविल की। मार्केट में हमारी क्वालिटी ऑफ गुडविल या वैल्यू ऑफ गुडविल उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के एक साझेदारी व्यवसाय के साझेदारों द्वारा गलत डिसीजंस लिए जाते हैं तो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो गुडविल इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। If the management is work efficiently or effectively, the value of goodwill is higher and higher. And in the reverse, if management is not doing properly, they do not work in efficiently, the value of goodwill is low. Comparatively आपकी value of goodwill अपने आप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो फैक्टर्स किस पे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो गुडविल हाई होगी। लोअर क्वालिटी का या चीप क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, कम। लोकेशन, प्राइम लोकेशन पर आपका बिजनेस है, सेंट्रल लोकेशन पर है जहां पर कस्टमर इजीली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे टाइम पे उस प्लेस की गुडविल बहुत ज़्यादा होगी। मार्केट कंडीशंस, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर मार्केट कंडीशन सूटेबल है तो प्रोडक्ट की गुडविल हाई है। अगर आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मार्केट की कंडीशन सूटेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट जितना एफिशिएंटली या इफेक्टिवली वर्क करेगा आपकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें बिजनेस से रिलेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों हम खाते का मूल्यांकन करना चाहते हैं? वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। Why we need the valuation of goodwill? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है, क्यों हम ख्याति का मूल्यांकन करना चाहते हैं, या वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं व्हेन वी वैल्यूड अ गुडविल। तो सबसे पहली कंडीशन है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। जब पार्टनर बिजनेस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं ऐसे टाइम पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट होती है। चेंज का मतलब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हुआ है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब दो पार्टनर्स थे जो पहले प्रॉफिट को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हम हमारे प्रॉफिट रेशियो को 2:1 में डिसाइड करेंगे। तो ऐसे टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें कब रिक्वायरमेंट होती है, जब हम हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहेंगे। सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। किसी नए साथी के प्रवेश करने पर, नए साथी के प्रवेश का मतलब ए और बी पार्टनर्स तो थे, एक और ज्वाइन कर रहा है सी, तो ऐसे टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट होगी। कब रिक्वायरमेंट होगी? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है या वो बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, तो जो सी आया था सपोज दैट वो रिटायर्ड हो गया, तो अब वापस कौन बच गए, ए और बी। तो ऐसे टाइम पे आपको बिजनेस से रिलेटेड वैल्यूएशन करनी होगी गुडविल की। ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा किसी साझेदार के रिटायर्ड हो जाने पर।
डेथ ऑफ द पार्टनर, कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पर भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाएगा। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, डिसॉल्यूशन का मतलब होता है समापन। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ फर्म, जब कोई बिजनेस को हम बंद करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं, या किसी फर्म को बंद करना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम वी नीड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर। कंसोलिडेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंसोलिडेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब जब दो बिजनेस मर्ज हो रहे हैं, at the time when the two partnership firm are merged. For the example, एक AB लिमिटेड है एंड सेकंड इज C&D लिमिटेड। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक नई फर्म बनाएंगे जिसका नाम होगा ABCD लिमिटेड। ऐसे टाइम पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एग्जाम से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाई वी नीड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब रिक्वायरमेंट होती है? ख्याति के मूल्यांकन की, या ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है, या ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन द P&L रेशियो, जब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि लाभदायकता अनुपात को चेंज करें। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वो किसी साझेदार को व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब। डेथ ऑफ पार्टनर, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, किसी फर्म के समापन पर या दो फर्म के मिल जाने पर, उनके मर्जर हो जाने पर हम ख्याति का मूल्यांकन या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। एक और अब हमारे सामने क्वेश्चन निकल कर आता है कि हम ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं। What are the methods of valuation of goodwill? ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, या हम किस प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। What are the methods of calculation of goodwill? तो गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हिंदी में कहा जाता है औसत लाभों के आधार पर। सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को हिंदी में कहा जाता है पूंजीकरण। एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ, और सुपर प्रॉफिट का मतलब अधिलाभ। एवरेज प्रॉफिट इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर हम औसत लाभों के आधार पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल के बारे में आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन मेथड्स के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 11th में हैं या 12th में, आप सीए या सीएस कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहीं भी चेंज नहीं होगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप एग्जाम में अच्छे पॉइंट्स लाना चाहते हो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक आपको 2 चैप्टर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दोनों जगह पे काम आएगा, यानी कि दोनों बार हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को ना तो आप स्किप कर सकते हैं और ये मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बहुत केयरफुली आपको समझना होगा कि हम किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर की जाएंगी, ये तीनों मेथड किस तरीके से वर्क करते हैं, यानी कि इनके बेसिस पर हम गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा एडमिशन ऑफ पार्टनर का, कि किसी पार्टनर को हम बिजनेस में एडमिट क्यों करते हैं, उसके लिए कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेंगे, गुडविल की क्या डेफिनेशन है, यानी ख्याति किसे कहा जाता है, ख्याति के मूल्यांकन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, व्हाई वी नीड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड व्हाट द बेसिक फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग योर गुडविल। इन क्वेश्चन से रिलेटेड अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए, ताकि उनको मैं फटाफट से सॉल्व कर आपके डाउट्स को दूर करूं और आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, बिकॉज अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल। जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम मेथड्स पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के मेथड से हम किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।